अंकिता को पागल खाने भेजना पड़ेगा। वो पूरी तरीके से पागल हो चुकी है। एक पागल। माँ देखो भैया साइकिल से गिर गए। अरे पागल, चोट मेरे हाथ पर लगी है और दर्द तुम्हें हो रहा है। उसकी हालत देखकर हमने उसे शॉक ट्रीटमेंट देने का फैसला किया है। मेरी बेटी काफी कमजोर हो चुकी है। आपके शॉक ट्रीटमेंट के बाद क्या वो जिंदा रह पाएगी? क्या हुआ? देखो ना भैया, मेरी एक्टिवा स्टार्ट नहीं हो रही है। अरे पापा की परी, कभी इस माँ के मगरमच्छ का भी सुन लिया कर। कंपनी ने इस गाड़ी में किक भी दिया है। तुम्हारी वजह से मैं इसे जाने की इजाजत दे रहा हूँ। बेटा जल्दी घर आ जाओ। अंकिता अंकिता क्या हुआ? रो क्यों रही हो? अपने भाई की आवाज सुनकर अंकिता ने नाम आंखों से मुड़कर देखा। वो शब्द देखकर जैसे उसके शरीर में सिहरन पैदा हो गई। मंजर अभी भी उसकी आंखों के सामने आ रहा था। बाइक को तीखे मोड़ ले जाते हुए उसने जरा भी रफ्तार कम नहीं की। कभी सीधा रास्ता तो कभी तीखी ढलान और कभी आड़े टेढ़े मोड़, पर गाड़ी की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही थी। जंगल की वो सड़क इसलिए ज्यादा डरावनी लग रही थी क्योंकि दोनों तरफ के ऊंचे घने पेड़ों की टहनियां ऊपर आते हुए एक दूसरे में समा रही थी। इस वजह से दिन के उजाले में भी सूरज की रोशनी जमीन तक ना के बराबर ही पड़ती, तो रात के अंधेरे में वो सड़क बड़े बड़े हिम्मत वालों के दिल में खौफ पैदा करती थी। तभी अचानक बाइक के सामने आए हिरन को बचाते हुए जड़ से निकल गया। रात के उस हादसे के बाद अंकिता को नींद का इंजेक्शन देकर डॉक्टर चला गया। अपनी माँ की तरफ देखकर उसने पूछा, अंकिता को क्या हुआ है? आप लोग मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हो। माँ ने पिताजी की तरफ देखा। पिताजी अपनी करारी आवाज में बोले, डॉक्टर इसका इलाज कर रहे हैं। अगर इस डॉक्टर से नहीं हुआ तो हम शहर के सबसे बड़े डॉक्टर से इसका इलाज करवाएंगे। इतना कहकर पापा अपने कमरे में चले गए। उसने दोबारा अपनी माँ से पूछा, माँ जरूर मुझसे कुछ तो छुपाया जा रहा है। अंकिता के सिरहाने बैठी माँ ने अंकिता के सिर पर हाथ फेरा और नम आंखों से कहा, इस घर में कोई है जो मेरी बातों पर यकीन करे? आप कहना क्या चाहती हो? कुछ चीजों को पहचानने की ताकत हम इंसानों में नहीं होती, पर वो बेजुबान जानवरों में जरूर होती है। क्या मतलब? उस कमरे की दहलीज के बाहर नीचे फर्श पर चुपचाप बैठी अपनी पालतू बिल्ली की तरफ देखते हुए माँ ने कहा, जो बिल्ली अंकिता के बगैर एक पल नहीं रहती थी, जो अंकिता कॉलेज से आने तक दरवाजे पर नजरें गड़ाए रहती थी, उसी के हाथ का खाना खाती थी, आज वो अंकिता के पास भी नहीं जा रही है। दूर से बस उसको देखती रहती है, जैसे हमें बता रही है कि यहाँ पर कोई और भी है। आप खुलकर बोलिए, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ कुछ बोलती कि तभी पापा तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकले और उससे कहा, चलो तुम्हें गैरेज छोड़कर मैं भी ऑफिस जाता हूँ। जमीन पर बैठे उस बिल्ली को देखते हुए वो वहाँ से जाने लगा। उसकी बाइक कच्ची सड़क पर बनी तीखी ढलान से नीचे उतरने लगी। रात के अंधेरे में उस ऊंचे पहाड़ों पर से नीचे नजरें गई और दूर से बहने वाली नदी दिखाई दी। नदी से कुछ दूर गांव में फैली हल्की धुंधली टिमटिमाती रोशनी इस तरह लग रही थी मानो घने अंधेरे में उन दूर दराज के पहाड़ों की गोद में आसमान से टूटकर गिरे कुछ टिमटिमाते सितारे चमक रहे हो। रात में चमकते सितारे, दिवाली से पहले वाले अमावस्या की रात में चमकते सितारे। अपने बेड पर लेटकर वो खिड़की से दिखने वाले आसमान में चमकते सितारे को ही देखकर मायूस हो रहा था। अपनी बहन की हालत उसे परेशान कर रही थी। वो सोने की कोशिश कर रहा था पर नींद कैसे आएगी? माँ की वो अजीब बातें, घर की पालतू की बिल्ली के बर्ताव में हुआ बदलाव, सब कुछ दिमाग से परे था। पड़े पड़े उसकी आंख लगने वाली थी कि अचानक किसी अजीब सी आवाज से उसकी आंख खुली। आवाज लगातार आ रही थी। उसने अपने कमरे की लाइट शुरू की और बाहर आया। अब वो आवाज थोड़ी साफ सुनाई देने लगी। आवाज अंकिता के कमरे से आ रही थी, जैसे कोई अंकिता के साथ बात कर रहा था, खिलखिलाकर हंस रहा था। उसने दरवाजा धीरे से अंदर की ओर खोला तो पूरे कमरे में घुप अंधेरा होने के कारण कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसने लाइट का बटन दबाया पर एक झटके से बल्ब फूटकर कांच के टुकड़े फर्श पर बिखर गए। उसी के साथ वह आवाज आनी बंद हो गई। उसने अपने मोबाइल का टॉर्च शुरू किया और टॉर्च की सफेद धुंधली रोशनी ने कमरे में फैले हुए घुप अंधेरे में थोड़ा सा उजाला किया। आवाज की तरफ रोशनी डाली। अंकिता अपने बेड पर बैठी थर-थर कांप रही थी और उसकी नजर उसके पीछे कमरे के कोने में ऊपर की तरफ गड़ी हुई थी। अंकिता की नजर जहाँ टिकी थी उसने भी पीछे मुड़कर वहाँ टॉर्च की रोशनी में देखा तो ऊपर वाले उस कोने में कुछ भी नहीं था, लेकिन उसे भी अब थोड़ा सा डर लगने लगा। डर भरी निगाहों से अंकिता की तरफ देखते हुए कांपती आवाज में पूछा, अंकिता क्या बात है, इतना डरी हुई क्यों हो? पर अंकिता की निगाहें सामने खड़े अपने भाई के ठीक पीछे कमरे के ऊपर वाले कोने में टिकी हुई थी।
उस कोने में एक काली इंसानी लहराती हुई परछाई छत से इस तरह चिपकी थी जैसे कोई चिपकली दीवार से चिपकती है। डर के कारण अंकिता की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी नीचे कोने में कुछ आवाज सुनाई दी। उसने रोशनी में देखा तो उनकी पालतू बिल्ली कोने में बैठी अंकिता को ही बोल रही थी। उसने अंकिता से पूछा, इस कमरे में कोई और है? अंकिता ने हाँ में सिर हिलाया। कहाँ है? अंकिता ने अपना हाथ उठाया और ऊपर की तरफ उंगली करके दिखाने लगी। वह चुपचाप वहीं देखती रही। अब छत से चिपकी वो परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। अपनी टॉर्च हाथ में कस के पकड़कर उसने पीछे छत पर रोशनी डाली, पर कुछ भी नहीं था। उसने झट से अंकिता की तरफ देखा। अंकिता को बेड से बांधा गया था। आखिरकार उसे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। वह कुछ अजीब आवाज में रोए जा रही थी, चीखती चिल्लाती, फिर बेहोश हो जाती। दरवाजे पर लगी लोहे की जाली से अंदर बेड पर बंधी अपनी मासूम बहन की हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। तभी डॉक्टर की आवाज उसके कानों पर पड़ी। कल सुबह हम उसकी शॉक ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, इसलिए आपको यहाँ साइन करना होगा। शॉक ट्रीटमेंट का नाम सुनकर माँ का दिल ही टूट गया। उसने डॉक्टर साहब से पूछा, मेरी बेटी इतनी कमजोर हो गई है, क्या उसका शरीर शॉक ट्रीटमेंट झेल पाएगा? तभी पापा ने डॉक्टर साहब से कहा, चाहे जितने पैसे खर्च हो जाएं, पर आप मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए। इतना कहकर पापा ने उस कागज पर दस्तखत किए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। तभी उसने डॉक्टर साहब से पूछा, ये साइन किस लिए? अगर पेशेंट को इलाज के दौरान कुछ हो जाता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी परिवार की होगी। उसने खिड़की से झांक कर अपनी बहन की हालत देखते हुए डॉक्टर साहब से पूछा, आपने मेरी माँ के सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या मेरी कमजोर बहन का शरीर आपके शॉक ट्रीटमेंट झेल पाएगा? या आपको पता है कि अब ये बचने वाली नहीं? पापा ने गुस्से में उसकी तरफ देखा, पर डॉक्टर साहब उन्हें लेकर अपनी कैबिन में चले गए। उसने माँ की तरफ देखा तो वो अपने आप से कुछ बुदबुदा रही थी। मेरी बेटी नहीं बचेगी, वो मर जाएगी। पर दुख इस बात का है कि मरने के बाद भी उसे छुटकारा नहीं मिलेगा। अपनी माँ की वो बहकी बातें सुनकर उसने पास जाकर पूछा, माँ, उस दिन क्या हुआ था? अस्पताल के गलियारे में रखे लकड़ी के बेंच पर बैठी माँ ने कहा, अंकिता की सहेलियां उसे बेहोशी की हालत में घर ले आई थी। उसकी सहेली प्रिया काफी डर गई थी। मैंने पूछा पर उसका बदन जैसे कांप रहा था और तभी बेहोश पड़ी अंकिता एकदम से चीखी और उठकर किसी अजनबी की तरह हमारी तरफ देखने लगी। माँ की बात सुनकर वो इतना तो समझ चुका था कि प्रिया सब कुछ जानती है। वो अस्पताल से प्रिया के घर के लिए निकला। तभी उसे शक हुआ। वो अपने आप से बुदबुदाया, जो प्रिया हर रोज अंकिता के साथ स्टडी करने घर आती थी, वो उस दिन के बाद एक बार भी घर नहीं आई। दोपहर की कड़ी धूप में लोगों की आवाजाही सड़क पर कमी नजर आ रही थी। दरवाजे पर दस्तक देकर वो खड़ा रहा। प्रिया की माँ ने दरवाजा खोला। आंटी, प्रिया घर पर है? अरे बेटा आओ, वो अपने कमरे में है, तुम ही कुछ समझाओ उसे। मतलब क्या हुआ? माँ ने प्रिया को आवाज लगाई, प्रिया दरवाजा खोलो, अंकिता का भाई आया है। इतना कहकर वो किचन में गई। प्रिया ने दरवाजा खोला। वो भी कुछ डरी सहमी सी नजर आ रही थी। उसने लड़खड़ाती जबान में कहा, अंकिता कैसी है? जिंदा है। शायद कल उसका आखिरी दिन होगा। कल सब लोग दिवाली मनाएंगे, पर शायद मैं अपनी बहन का मातम मना रहा हूँगा। बोलते हुए उसकी आंखें भर आई। उसकी बात सुनकर प्रिया की भी आंखें नम हो गई। प्रिया के कुछ बोलने से पहले ही उसने पूछा, देखो, बस तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो, क्योंकि तुम ही बता सकती हो उस दिन क्या हुआ था। प्रिया अपनी डरी सहमी आवाज में उसे बताने लगी, दूसरे दिन से कॉलेज की दिवाली की छुट्टियां थी। हम सभी स्टूडेंट्स कॉलेज के पीछे उस सरकारी अस्पताल में प्रैक्टिस के लिए हमेशा जाते थे। उस दिन भी गए थे। हमेशा की तरह हम मरीजों को चेक करके अपनी रिपोर्ट बनाने जा रहे थे कि तभी एक कर्मचारी पीछे से स्ट्रेचर पर लदी एक लाश हमारे पास से ले गया। स्ट्रेचर से थोड़ा बाहर निकला हुआ लाश का हाथ अंकिता के हाथ से टच हो गया और एकदम से उसके शरीर में सिरहन पैदा हो गई और हम सभी का ध्यान उस लाश पर गया। सरकारी अस्पताल में तो लाशों का रखा जाना तो आम बात है। हाँ, पर वो लाश आम नहीं थी। 14 या 15 साल की लड़की की लाश थी। अब इसमें खास क्या है? उस लड़की के बदन पर स्कूल का यूनिफॉर्म था और वो लड़की 6 या 7 महीनों की प्रेग्नेंट लग रही थी। ये कहानी